नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा सिंह राठौर जो खुद को लोक गायिका कहती है, विवादों से उसका गहरा रिश्ता है। अक्सर कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर देती है जिससे वो विवादों में घिर जाती है या चर्चा का विषय बन जाता है। विवादों के कारण ही वो आज सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा पॉपुलर है और उसकी लोकप्रियता अपने देश से ज्यादा दुश्मन देशों में है। सरकार से प्रश्न पूछना, उनकी नीतियों का आलोचना करना या उस पर टिप्पणी करना यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और यह लोकतंत्र का एक हिस्सा है। अपनी बातों को रखना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन इसकी अपनी एक मर्यादा होती है। इसे मर्यादित तरीके से किया जाना चाहिए, न कि अमर्यादित और गाली गलौज के रूप में। संविधान हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार देता है, लेकिन ये सारे अधिकारों की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है और इस अधिकार का उपयोग उसी मर्यादा के भीतर ही रहकर करना होता है। यदि हम उस मर्यादा को पार करते हैं तो इस मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। जैसे अभिव्यक्ति की आजादी की हमें पूरी स्वतंत्रता है, यह हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा के भीतर ही हम अपने अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अधिकार असीमित नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरे का मौलिक अधिकारों का हनन होता हो और देश की प्रतिष्ठा और मर्यादा को ठेस पहुंचती हो। यदि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी से देश के अखंडता और संप्रभुता पर कोई आंच आती है तो ऐसे अधिकार को लिमिट किया जा सकता है। सरकार की आलोचना और विरोध करते करते अक्सर कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसके सीमा का उल्लंघन करते हैं, यहाँ तक कि वे देश की मर्यादा, अखंडता और संप्रभुता का भी ध्यान नहीं रखते हैं और कभी कभी इसका लाभ हमारा दुश्मन देश भी उठाता है और उसे ऐसा लगता है कि ऐसा टिप्पणी उसके हक के लिए किया गया है और इसका लाभ वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी लेना चाहता है। ऐसी टिप्पणियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश की स्थिति को भी कमजोर करता है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान नेहा सिंह राठौर द्वारा कुछ इसी प्रकार का विवादित टिप्पणी किया गया था, जो पूरी तरह से अमर्यादित और देश विरोधी प्रतीत होता था। वे टिप्पणी देश के अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाला था और यह दुश्मन देश के हितों को साधने वाला था और उस टिप्पणी का भरपूर उपयोग हमारा दुश्मन देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने फायदे के लिए किया। इसी टिप्पणी से आहत होकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तारी का डर सताने लगा, तब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए याचिका लगाई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया और नेहा सिंह राठौर को निर्देश दिया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे, लेकिन नेहा सिंह राठौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करती है। इसके बाद नेहा सिंह राठौर सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाती है और सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका लगाती है और सुप्रीम कोर्ट में देश के सबसे महंगे वकील कपिल सिब्बल को इंगेज करती है। कपिल सिब्बल उनके केस में बहस करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट से भी उसे कोई राहत नहीं मिलता है। नेहा सिंह राठौर का दोहरा चेहरा यहाँ पे सामने आता है। एफआईआर के बाद उसने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी करी थी कि उसके पास मात्र 519 रुपए बैंक अकाउंट में है और वकीलों को फीस देने के लिए उसके पास कोई रकम नहीं है। उस 519 रुपए में से 500 रुपए तबला वाले को भी देना था। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति देश के सबसे महंगे वकील कपिल सिब्बल को हायर कैसे कर सकता है? यह नेहा सिंह राठौर के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट से उसे बड़ी निराशा हुई और कपिल सिब्बल जैसे
देश के सबसे बड़े वकील को खड़ा करने के बाद भी उसे वहां से कोई सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तारी का ज्यादा डर सताने लगा। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भी वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करती है, बल्कि फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाती है, लेकिन उसमें भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बच जाता है। इसी बीच हजरतगंज थाने से इसके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाता है। उस नोटिस के बाद नेहा सिंह राठौर अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करती है। उसके बाद पुलिस द्वारा सेकेंड नोटिस भेजा जाता है। अब नेहा सिंह राठौर को लग रहा था कि शायद एक नोटिस के बाद उसकी गिरफ्तारी तय है। ऐसे में उसने एक हथकंडा अपनाया और 4 जनवरी को लखनऊ के हजरतगंज थाने में शाम सूर्यास्त के बाद वो थाने जाती है और वहां 3-4 घंटे तक इंतजार करती है और कहती है कि आपके नोटिस के बाद मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आई हूँ। क्योंकि उसे पता था कि शाम सूर्यास्त के बाद किसी महिला के साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है और उसे गिरफ्तार तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। यह खेल नेहा सिंह राठौर बखूबी से निभाया। जब 4 घंटे इंतजार के बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में उससे कोई पूछताछ नहीं हुई तो अपने साथी मित्रों यूट्यूबर को यह जानकारी दिया और कुछ लोकल मीडिया वहां पे उपस्थित थे जिसे उसने खुद बुलाया था। उसे यह जानकारी देते हुए कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए थाने आई थी, लेकिन उससे किसी तरह का पूछताछ नहीं किया गया और इस प्रकार का दुष्प्रचार फैलाया गया। खैर, नेहा सिंह राठौर जितना भी हथकंडा अपना ले, गिरफ्तारी उसकी लगभग तय है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 2-2 बार उसकी याचिका खारिज कर चुकी है। नेहा सिंह राठौर जितना तेज चालाक बन रही है, उसकी चालाकी काम नहीं आने वाली है। पुलिस प्रशासन इंतजार कर रही है कि कब उसे गिरफ्तार किया जाए ताकि गिरफ्तारी का सोशल मीडिया पर वो किसी प्रकार का एडवांटेज नहीं ले पाए। पुलिस प्रशासन भी संभल कर इस केस में कदम बढ़ा रही है। नेहा सिंह राठौर के पास अब कोई ढाल नहीं बचा है। जितने भी उसके पास कानूनी अधिकार थे उसका उपयोग वो कर चुकी है और कहीं से भी उसे सफलता नहीं मिली है। क्योंकि उसे भय था कि एक नोटिस और पुलिस यदि भेजती है तो तीसरे नोटिस के बाद पुलिस कभी भी उसे गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए दूसरी नोटिस के 2-3 दिन बाद ही वो ऐसे समय में थाने में अपीयर होती है जिस समय पुलिस उसके साथ ना तो पूछताछ कर सकती है और ना ही उसे गिरफ्तार कर सकती। हालांकि नेहा सिंह राठौर जितना भी तेज दरार बन ले, जो भी चाल चल ले, उसे कामयाबी नहीं मिल सकती है। देश के गृह मंत्री चिदंबरम साहब को यदि गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है तो नेहा सिंह राठौर को जेल भेजने में पुलिस को कितना समय लगेगा। पुलिस इसमें संभल कर कदम रख रही है ताकि कोई गलती उससे ना हो जाए, विपक्ष के हाथ में कोई ऐसा मुद्दा ना लग जाए जिससे यूपी पुलिस की किरकिरी हो। नेहा सिंह राठौर का यह चाल शनिवार को तो सफल हो गया, लेकिन आगे आने वाला समय उसके लिए भारी पड़ सकता है। अब देखते हैं कि आखिर इसमें यूपी पुलिस क्या करती है। जैसा भी होगा आपको जरूर अवगत कराया जाएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।